नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आधुनिक भारत के बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी छोटी छोटी जानकारियां जो है बेहतरीन तरीके से ट्रिक वाइज और बच्चों की तरह अपने दिमाग में रख लेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक करके जो है इस चैनल को कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वक्त जो है फॉर्म जो है आने की तैयारी में हो चुकी है। अब आप अपनी तैयारी की धार को बढ़ा दीजिए, पूरी जान डाल दीजिए कि किसी भी हालत में 64th दगा दिया है, 65th दगा दिया आपको, लेकिन 66 दगा ना दे, इसके लिए सारे वीडियो को घोड़ के पी जाइए। जो ताकत लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद वक्त भी आपको लौट के वक्त नहीं देगा। उसके बाद सरकार रहेगी या जाएगी, फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, सारा का सारा भविष्य के गर्त में बैठा हुआ है, कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना पता है 66 का फॉर्म आ रहा है, तो लग जाइए पूरी ताकत से। अगर प्रथम प्रयास में सक्सेस चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और जो भी बातें बोली जा रही है वो बात एक बार कीजिए। ऐसे भी 2-3 साल आप गुजार चुके हैं, एक बार मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिए। अगर रिजल्ट ना हुआ तो आप मुझसे कहिएगा, जैसे कर रहा हूं वैसे चलिए, रिजल्ट तो झक मार के पीछे आएगी, सच्ची बता रहा हूं। बस आप जलने के लिए तैयार रहिए। चलिए, सबसे पहले सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों कब आगमन शुरू होता है। बिहार में जो है यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कौन सी शताब्दी में होता है, तो याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1600 से 17वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1600 से लेके आपका 1699 तक, इसी को कहते हैं क्या, तो 17वीं शताब्दी। कई बार मैंने आपको बता भी चुका हूं। चलिए नेक्स्ट जो है, प्रारंभ में बिहार में सोरा व्यापार, ध्यान रखिएगा सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। शुरुआत में जो है सोरा का व्यापार होता था और इस पे जो है डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। कहां पे, तो बिहार में, याद रखिएगा बिहार में सोरा। नेक्स्ट जो है, बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कई बार क्वेश्चन हम जब मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो हम ये क्वेश्चन पूछते थे बच्चों से, अच्छा बताइए बिहार में जो है सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय व्यापारी कंपनियां का आगमन हुआ था, तो कई बच्चे नहीं बता पाते थे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली, और अगर हिंदुस्तान में पूछा जाए तब भी पुर्तगाली। क्लियर रखिएगा इस बात को। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे, ध्यान रखिएगा हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे और पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते तथा वे पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र को क्या करते थे, ले जाते थे। ध्यान रखिएगा डच कंपनियों की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1632। अब अगर याद ना रहे कि सुजीत सर याद नहीं है, तो डच कंपनियां 1632 मतलब 16 और 16 का दुगना 32, यानी 1632, याद तो हो गया। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत थी। जो पटना कॉलेज देख रहे हैं, पटना कॉलेज का जो उत्तर वाला इलाका है, उसी की इमारत जो थी वो कौन थी, तो डच कंपनियों की इमारत थी जो पटना कॉलेज है। नेक्स्ट जो है जॉब चार्नोक, ध्यान रखिएगा जॉब चार्नोक ने 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को प्रधान बनाया गया तथा वह इस पद पर जो है 1680 ईस्वी तक रहा था। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नोक के अधीन जो है क्या किया था, काम किया था। कहने का मतलब कि जॉब चार्नोक जो था 1664 ईस्वी में पटना में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी उसका प्रधान बनाया गया था और 1680 तक ये वहां प्रधान बना रहा। और इसी के अंदर जो है सर जॉन मार्शल भी इसी चार्नोक के अधीन जो है काम करते थे। नेक्स्ट जो है बिहार के सूबेदार यानी कि शाइस्ता खां, ध्यान रखिएगा बिहार के क्या है, सूबेदार है शाइस्ता खां के द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनियों के व्यापार पर जो है 3.5% कर लगाने के क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को 1686 ईस्वी में लूट लिया था। कहने का मतलब कि बिहार के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां 1680 में अंग्रेजों की जो कंपनी थे उसके व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को
जो है 1686 में क्या करता है, लूट लेता है। और फारूक सियार ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 ईस्वी में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर देती। कौन? तो फारूक सियार। फारूक सियार क्या करता है कि 1717 याद रखिएगा, बिहार और बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट जो है, पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया था। यानी अंग्रेज जो है पटना फैक्ट्री को कब खोल दिया था, तो 1718 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं पूछूं कि शुरुआत कब हुई थी पटना फैक्ट्री की, तो याद रखिएगा करीब करीब 1632 और 35 के बीच में हुई थी। क्लियर हो रहा है ना? और फिर से अंग्रेज इसको कब से खोलते हैं, तो 1718 में। ध्यान रखिएगा 1718 पुनः खोल दिया जाता है। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घुसखोरी की प्रथा प्रारंभ होता है। और इसी समय यानी 1718 का जो समय होता है, यानी 18वीं सदी, ध्यान रखिएगा 1718 का मतलब 18वीं सदी के जो है पहले दशक में, ध्यान रखिएगा पहले दशक के बाद से जो है यहां पे कंपनियों के अंदर जो है घुसखोरी की प्रथा जो है शुरुआत हो जाती है। उसके बाद नवाब अलवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी जाती है। 1718 में खोला जाता है, लेकिन नवाब अलवर्दी खां का दबाव पड़ना शुरू होता है और पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दिया जाता है। लेकिन हॉलबेल के प्रयास के, ध्यान रखिएगा हॉलबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलबेल के प्रयास करके 1755 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, पटना फैक्ट्री पुनः स्थापित। पहले 1718 में अंग्रेज खोलते हैं, फिर अलवर्दी खान का दबाव पड़ता है और फिर 1750 में बंद हो जाता है। उसके बाद फिर हॉलबेल आता है, उसके प्रयास से 1755 में फिर से पटना फैक्ट्री को खोल दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बिहार में यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, ध्यान रखिएगा 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आए थे, यानी कि सूती वस्त्र के लिए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद डच यानी नीदरलैंड, जो अभी कहा जाता है नीदरलैंड, डच फैक्ट्री जो है 1632 में आए थे। ये क्या करते थे? उत्पादन अनाज, सोरे, सूती वस्त्र के लिए। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में नील सूती वस्त्र और डेन फैक्ट्री 1774 में सूती वस्त्र। क्लियर है? अब एक नजर जो है इसके अस्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, क्या है। 1713 ईस्वी में फारूक सियार का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा 1713 में फारूक सियार का राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उसने आगरा के जहांदार शाह को जो है पराजित करके मुगल सिंहासन पर बैठ गया था। उसके बाद जो है आगरा के जहांदार शाह जो थे उसको पराजित करके मुगल सिंहासन पर जाके बैठ जाता है। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसके भाई जो है अब्दुल्ला खान को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था, जो कि शासक निर्माता के रूप में जाना था। टोटल जो है 4 शासक को कौन बनाता? सैयद बंधु बनाता है। और इसीलिए सैयद बंधु को शासक का निर्माता भी कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा। 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार करके, ध्यान रखिएगा 1763 का समय चल रहा है, और मीर कासिम, मीर जाफर और मीर कासिम का मतलब क्या हुआ, याद कीजिए। मीर कासिम कौन और मीर जाफर कौन है? तो मीर जाफर जो है वो दामाद है, सॉरी वो ससुर है, मीर जाफर ससुर है, और मीर कासिम जो है वो क्या है? मीर जाफर का दामाद है। तो पटना में इसे क्या कर दिया था? गिरफ्तार करके 138 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, उसकी हत्या करवा दी गई। और यही घटना जो है आगे चल के पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात पड़ता है। और क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की, और इसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। उसके बाद पलासी का युद्ध होता है। सबसे पहले ध्यान ही होगा आपको, 1757 में पलासी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं धोखे से जीत माना जाता है। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद जैसे ही हम लोग हारते हैं और अंग्रेज की जीत होती है, तो यह समझ में आ जाता है कि अब देश जो है गुलामी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। और इसी समय 1764 में जब युद्ध होता है, तो 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक साइड में रहते हैं, उसी के साथ में जो है मीर कासिम भी रहते हैं, और उसी के साथ में अवध के नवाब जो हैं शुजा-उद-दौला भी साथ में रहते हैं, और दूसरे साइड से जो है वो कौन रहते हैं? तो अंग्रेज रहते हैं।
और हार जाते हैं बक्सर का युद्ध। उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि 1 साल के बाद 1765 में की जाती है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो है जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। किसके अनुसार से? तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट जो है सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी कि जॉन शोर ने ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। बिहार में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त। सॉरी। नेक्स्ट जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप जो है प्रांतपति का पद जो है बनाया गया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ करके उसके पुत्र जो थे, सिताब राय के पुत्र जो थे कल्याण सिंह को जो है राय, ध्यान रखिएगा, रायान की उपाधि जो है दे दी गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है 1770 ईस्वी के बाद 1783 ईस्वी में पुनः बिहार में अकाल पड़ता है। 1770 के बाद आफ्टर 13 साल के बाद जो है 1783 में फिर से बिहार में अकाल पड़ता है। और इस समस्या के समाधान के लिए जो अनाज है, अनाज का जो भंडारण है, उसके लिए पटना के गोलघर का जो है निर्माण कराया गया था 1783 में। जब फिर से अकाल पड़ता उसके बाद पटना में ही गोलघर का निर्माण शुरू होता है। पटना 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है क्या पटना जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है? तो आपको बताना होगा हां। कब से? तो 1822 से 1868 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद, ध्यान रखिएगा, सैयद बहाब थे और पटना के विलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाए थे। कहने का मतलब कि बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, यानी कि मुस्लिम के समाज में जो सुधार होने के लिए आंदोलन हुआ था उसी को हमने नाम दिया था क्या? बहावी आंदोलन। और इसके जो प्रवर्तक थे सैयद बहाब थे, जो कि पटना के विलायत अली और इनायत अली भी इस आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाए थे। बहावी के अनुयायी अपने आप को जो है अहले हदीस कहते थे। बहावी के अनुयायी जो होते अपने आप को अहले हदीस कहते थे। 1770 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिला जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था, तो आपको बताना होगा बिहार का पूर्णिया जिला जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। एक तो हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में, उसको क्लियर और अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। इसी के अंदर नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था। भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना को लेकर अंग्रेजों ने से स्वतंत्रता दिलाने के लिए बिहार साक्षी रहा है। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक जो है नेतृत्व में सत्याग्रह, सभी में बिहार का जो है महान योगदान रहा है। इसी महान योगदान में सबसे शुरुआती जो हम लोग करेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। यानी 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का क्या जो है अस्तित्व था, बिहार का क्या योगदान था, उसी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं 1857 की क्रांति में। देखिए एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा बोलता हूं और जब तक हूं तब तक बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नए नए परिवार इनक्रेडिबल फैमिली में जुटते जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास तभी मजा देगा, इतिहास तभी अच्छा लगेगा जब इतिहास में उस समय में जाके आप खड़े होकर इतिहास को पढ़ें या इतिहास को देखेंगे। तब 21वीं सदी में रह के इतिहास को पढ़िएगा तो आपको पल्ले ना पड़ने वाला है, इतिहास लेकर डूब जाएगा। 1857 की क्रांति की बात हो रही है और बिहार की बात हो रही है, तो सीधा का सीधा आरा चले आइए, भोजपुर चले आइए।
वहां खड़ा हो जाइए और देखिए कि एक 80 साल का बूढ़ा किस तरीके से अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर रहा है, अंग्रेजों को हालत खराब कर रहा है, अंग्रेजों को पसीना छुड़ा रहा है। अब आइए उस युद्ध में, चलिए आते हैं भोजपुर में और देखते हैं कि किस तरीके से कुंवर सिंह अपना योगदान देते हैं। अब देखिए पढ़ने में मजा, अब देखिए इसकी हर बात आपके दिल दिमाग में जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। इससे पहले छिटपुट तो थोड़े बहुत सन्यासी विद्रोह जो हुआ, किसान विद्रोह जो हुआ, जनजातीय विद्रोह जो हुआ, ये सब छिटपुट आंदोलन जो है होता जा रहा था, जिसको दबा दिया जाता था आसानी से। लेकिन जो प्रथम सशक्त आंदोलन जो हुआ था वो 1857 की क्रांति ही कहलाता है या विद्रोह ही कहलाता है, जहां पे अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि जितना जल्दी हो जाए भारत को छोड़ो। लेकिन कुछ अपने ही जो देशवासी थे जिन्होंने दगा दे दिया, जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति जीतते जीतते हार गए और फिर से हम वही जो है आपकी जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों के घेरे में आके घिर गए। यानी कि फिर से हम जो है पूरे तरीके से एक अंग्रेजों के जो है अपनी जो जाल बिछाई गई थी उसी जाल में जाके फिर से घिर गए। अब 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से 1857, सबको पता है, लेकिन जैसे ये महीना डालता है उसके बाद जो है हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्लास में। इसलिए याद रखिएगा 11 मई को मेरठ छावनी में हुआ था और बिहार में भी इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। विद्रोह जो है विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम रोहतास के जो है आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह में मिल गए थे। अब देखिए आप जाके मैप खोलिए, देखिए कि सासाराम तथा रोहतास कहां पे आता है, उसको देख के मैचिंग करवाइए। अब देखिए इस तरीके से मैप है तो सासाराम रोहतास जो है ये वाला रीजन पड़ेगा, यानी कि ये क्या हुआ पश्चिम और ये क्या हुआ दक्षिण, पश्चिम दक्षिण वाला क्षेत्र जो है आपका कहां चला जाएगा, तो आपका सासाराम और रोहतास के पास चला जाएगा। पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को व्यापक विद्रोह होता है। एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में जो है आरंभ हो जाता है 1857 की क्रांति। जैसे ये पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता होते, इन्हीं के द्वारा जो है पटना में 3 जुलाई को 1857 का विद्रोह का बिगुल फूंक दिया जाता है। बिहार में हफीम व्यापार के एजेंट जो है लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। और बिहार में जो हफीम व्यापार का एजेंट था लॉयल, इस विद्रोह को दबाना चाहा लेकिन अपने ही सैनिकों के साथ इस दुनिया से विदा हो गया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। विलियम टेलर ने भी पूरी ताकत लगा दिया कि इस विद्रोह को जो है पूरी तरीके से, जैसे और सारे विद्रोह, चाहे वो जनजातीय विद्रोह चाहे किसान आंदोलन, सबको इसने दबाया। उसने यही सोचा कि इस आंदोलन को भी दबा दिया जाएगा। लेकिन 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगरी की तलाश हुई और सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की। नेक्स्ट है पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पीर अली जो है वो क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना में 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लेता। कौन, तो टेलर बना लेता। और टेलर ऑफर भी देता कुंवर सिंह को, ध्यान रखिएगा, यहां नहीं, जब मेंस की क्लास करेंगे तब बताएंगे आपको डिटेल से। ऑफर भी देता कि आप भी आके हमसे मिलिए, आपकी जो मांग है वो पूरा हम करेंगे। लेकिन कुंवर सिंह इस बात से भांप लेते हैं कि ये धोखे की खेल होगा। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिक ने हत्या कर देता। कब, तो 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, यानी कि मुजफ्फरपुर में भी 1857 की आग फैल गई है। 25 जुलाई को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट सैनिक ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहबाद जिले में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के वीर योद्धा कुंवर सिंह को सुयोग नेतृत्व ब्रिटिश राज के एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। और इसी टाइम में क्या होता, दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट जो है सैनिक विद्रोह कर देते हैं और ये लोग सीधे दानापुर से शाहबाद जिले में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पे जगदीशपुर के योद्धा जो है बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व जो है इन्हें सौंप दिया जाता कि अब हम लोग का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह आप कीजिए। और ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ता वीर कुंवर सिंह के सामने। और 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद जिले में जो है मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया गया। इसको देखते हुए इन सब जगहों पे मार्शल लॉ लागू कर दिए गए।
मार्शल लॉ का मतलब यह हुआ कि बिना पूछे हुए क्या आपकी प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं है, जिस पे शक होगा उठा के जेल में बंद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, मार दो, काट दो, जो करना कर दो। इस तरीके का लॉ हो गया। मतलब क्या, शक हुआ उठा के अंदर डाल दो। यह था आपका मार्शल लॉ। अब 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर के क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था, जबकि इस विद्रोह का केंद्र जो है आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर आदि था। ध्यान रखिएगा, आरा, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर इसमें था। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचता है। इलाहाबाद जाते हुए एक विंसेंट आयर जो है कहां पहुंचता, आरा पहुंचता। इसने बीबीगंज में 2-3 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध करता है। बीबीगंज एक जगह है जहां पे 2-3 अगस्त को वीर कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध करता है और आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराता है। उसके बाद आरा पहुंचकर जो है अंग्रेजों से मुक्त करवा लेता है और 12 अगस्त को आयर ने जगदीशपुर में भी विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लेता है। आयर 12 अगस्त को भी, और कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, और यहीं पे कुंवर सिंह का नारा था कि मैं जहां रहूंगा वही मेरा जगदीशपुर है। और कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया और 1858 में इन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को जो है दांत खट्टे किए, यानी कि पराजित किए। और बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजय होने के बाद, जब बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजय हुए, उसके बाद 23 अप्रैल को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया और कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरीके से जो है घायल हो गए और 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और सदा सदा के लिए अपनी सांसें बंद कर लेते हैं। और जुलाई 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा और दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा ने सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। अमर सिंह ने गोरखा जेल में रखा गया, जहां उन्हें पेचिश के कारण जो है 5 फरवरी 1860 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है और 1857 की क्रांति भी बिहार से चलते बनती है। अब आगे चलिए, अब देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको समझते हैं। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। कहां पे, तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में, याद रखिएगा। 32वीं NI के 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 में विद्रोह कर देता है। वजीरगंज में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो जाता है। पटना के अंग्रेजी खिलाफ, ध्यान रखिएगा, पटना में जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो है 3 जुलाई 1857 को होता है और मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 में शुरू हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ते हैं, द्वितीय चरण में। स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसके द्वितीय चरण में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को जो है अंजाम दिया गया है। मतलब कहने का मतलब यह कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अनेक तरीके से, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके से जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया गया और कई ऐसी संस्था, मंच, माध्यम है जिसके अनुसार से, जिसके रूप में जहां पे जाके उस काम को अंजाम दिया गया है, जिससे कि अंग्रेज को खदेड़ा जा सके, अंग्रेज को बाहर निकाला जा सके और लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चल सके। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्रता चेतना की जो है ठोस नींव रखी। यह सच बात है, 1857 की क्रांति जो है अपने लक्ष्य को नहीं साध सकी, सफल नहीं हो सकी, लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की जो एक तरीके से चेतना थी, पुनर्जागरण थी, उसकी स्वतंत्रता की जो है एक चेतना का ठोस आधार, एक नींव रख दी। अब लोगों को लग गया कि नहीं, हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, हम अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। अब हमारे अंदर पावर हो गई और अंग्रेज को भी यह चीज का एहसास हो गया कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी है और जहां पे राष्ट्रीयता की भावना जगेगी वहां पे किसी भी तरीके का उपनिवेश करना संभव ही नहीं है। और इस चीज को अंग्रेज अच्छे तरीके से समझ गए थे और भारतीयों के अंदर यह चीज समझ में आ गया था।
नेक्स्ट है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के नए राजनीतिक विचारों, विशेष करके राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया था। और जो वेस्टर्न एजुकेशन था उससे जो है एक नए राजनीतिक विचार और विशेष करके राष्ट्रीय चेतना का प्रसार जो है, लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना आ जाए, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, उसका बहुत बड़ा योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़े श्रेष्ठ दिया जाता है। यानी कि उस समय समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, सारे लोग आपस में ही लड़ रहे थे, सबको बस धर्म 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 धर्म, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने जाति में ही लोग अपना लगे पड़े हुए थे और बाहर के लोग जो है अब हमारा शोषण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के सुधार अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो कि आगे चल के जो है एक तरीके से जो है आगे चलने के बाद में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि जो है तैयार करने का बहुत बड़ा श्रेय राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। राजा राम मोहन राय ने जहां अमानुषिकी कुरीतियों के विरुद्ध जो है लोकमानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मरणासन समाज को नवजीवन प्राप्त किया। कहने का मतलब, एक और जहां राजा राम मोहन राय जो समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उस कुरीतियां को बाहर निकाला, जैसे क्या महिला और पुरुष में एक तरीके से भेदभाव, जैसे कि बलि प्रथा हुआ, जैसे कि और अगर अंदाजे सती प्रथा हुआ, और पाखंड मतलब क्या है, ये पूजा, ये पाठ ऐसे होगा, भूत है, प्रेत है, अंधविश्वास है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। इन सब का दायित्व जो है दयानंद सरस्वती ने लिया और इस दलदल फंसे मरणासन समाज को बाहर निकाल के एक नई जीवन प्रदान करते हैं। आगे चल के बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नाम से युवाओं ने संघ की एक स्थापना कर देता। 1909 में दरभंगा राज के समय में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। याद रखिएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा जो है बॉयज एसोसिएशन के क्या हैं, संस्थापक है। और कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक सचिव एवं बिहारी बनर्जी दीनानाथ झा और जगदीश प्रसाद झा सरकारी सचिव। तो इन सभी की अध्यक्षता में बैरिस्टर अशफाक खान ने भी की थी और इसकी स्थापना इस क्षेत्र के राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ और परिचारक थी। नेक्स्ट आते हैं सरस्वती अकादमी। दरभंगा में 1 जनवरी 1909 में सरस्वती अकादमी की स्थापना कर दी जाती। कहां पे? तो दरभंगा में। और यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों को अनुप्रेरित था और इसमें छात्रों की भी जो है उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी की प्रेरणा थे और देशभक्त राज किशोर प्रसाद इनके जो है सुयोग्य सहकर्मी थे। बंग भंग आंदोलन और बिहार, थोड़ा बंग भंग आंदोलन और इसमें बिहार का क्या है योगदान, इसको हम देखते हैं क्या है। एक सेकेंड। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर भी प्रभाव पड़ता है। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। दरभंगा में किसके प्रेरणा से? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 1905 में दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले राखी बंधन दिवस कब मनाया जाता है, किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत बताइएगा, आप जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन था उस समय किसका था। ऐसे गुरुदेव है, नाम गुरुदेव है, अब उनका पूरा नाम क्या है जरा मुझे बताइए, तब जानते हैं। इतना तो बता दिए, आसान तो कर दिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आते हैं और मुंगेर आने के बाद स्वदेशी आंदोलन में एक प्रभावकारी भाषण देते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि मुंगेर जो है प्राचीन काल में किस जो है मगध महाजनपद में आता था, जरा मुझे बताइएगा, किस जो है मगध महाजनपद में आता और इसकी राजधानी कहां, कमेंट करके बताइए। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ये क्या था? इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और अपने स्थापना काल से ही इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में की गई थी। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, जरा कमेंट में करके मुझे बता दीजिए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में
1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा होती है। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन होता है, यानी बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में गठन होता है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और जिसकी अध्यक्षता जो है सैयद हसन इमाम ने किए थे। मजरूल हक सहित सभी पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए थे और मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ था। 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहां पे, तो मुंगेर में संपन्न हुआ था। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट जो है सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन जो है प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल बिहार प्रांत की यात्रा किए थे। यहीं से सरदार पटेल जो है बिहार प्रांत की यात्रा किए थे। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर जो है भागलपुर कॉलेज भी गए थे। बिहार पृथक गठन, ध्यान रखिएगा, पृथक बिहार का गठन, थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल काल से अगर देखा जाए तो बिहार एक अलग सूबा था, लेकिन मुगलों के पतन के बाद यह बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और जैसे ही मुगलों का पतन होता उसके बाद यह बंगाल के अधीन आ जाता। इससे पहले, मुगल से पहले जो है बिहार एक अलग प्रांत था, लेकिन मुगलों का पतन होना, उसके बाद अंग्रेजों का आना और बिहार का बंगाल में मिल जाना, सब एक दूसरे में एक साथ से हुआ था। 1894 ईस्वी में प्रकाशित बिहार टाइम्स पत्रिका सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी। कौन, तो बिहार टाइम्स सर्वप्रथम बिहार को पृथक यानी अलग राज्य मांगने की मांग की थी। 1906 में सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग प्रस्तुत किया था। किसने, तो सर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। नेक्स्ट है इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1908 में बिहार के प्रांतीय अधिवेशन में फारुकुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक रखने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार इंग्लैंड में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत को बनाने की घोषणा किया गया था। कब, तो 1911 में, अलग होने के बाद फिर से 1911 में दिल्ली की में एक शाही दरबार का आयोजन होता है, जिसमें जॉर्ज पंचम बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से जो है पृथक करने की बात चलती है। अब थोड़ी सी इस सब चीज को जो है स्मरणीय तिथि देख लेते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1906 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो थे अशफाक खां थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती एकेडमी की स्थापना 1901 में दरभंगा में की गई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन 1908 में पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। सर्वप्रथम बिहार के प्रथम प्रांत बनाने की मांग 1894 में प्रकाशित पत्रिका बिहार टाइम्स ने रखा था कि बिहार को जो है अलग प्रांत बनाया जाए, ये बिहार टाइम्स ने रखा था। और सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने प्रस्तुत किए थे। चलिए नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, ये क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में जो है बिहार के मजरूल हक बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना को प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था, बहुत जोरदार। किसने, तो मजरूल हक ने मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था, जबकि सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और इस प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत लागू करने का जो है इसमें विरोध किया गया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधित्व जो है भाग लेने गए थे। जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन था इसमें बिहार के 39 प्रतिनिधित्व भाग लेने गए थे। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन जो है संबंधों प्रस्ताव को क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया था।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। सबसे पहला जो है 1912 बांकीपुर रंगनाथ माधोलकर। 1922 में गया में स्थान हुआ था जो है देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1940 का अधिवेशन जो कि 53वां था, वो रामगढ़ झारखंड, अब झारखंड है, उस समय बिहार ही था। मौलाना अबुल कलाम आजाद था। होम रूल और आंदोलन और बिहार, ये क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया जाता है, जिसमें बिहार में इसके जो अध्यक्ष होते हैं मजरूल हक और उपाध्यक्ष जो होते हैं सरफराज हुसैन खां तथा पुरेंद्र नारायण सिन्हा, सचिव चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन में बिहार की गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के कुछ स्थानीय वकील एवं जो है व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब के सरकारों के द्वारा इसको क्या कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे वो लेके आएंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अभी तक जो था हमने यहीं तक रखा कि ज़्यादा वीडियो बड़ा भी बन जाए तो बोरिंग होता है और साथ साथ में एनर्जी भी नहीं बचती है। सच तो ये वीडियो बहुत काम की है। इसको एक एक बात को समझिए, एक एक बात को पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। ये कोई बड़ा नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहें तो आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।